1920 के दशक में सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों की खोज के पश्चात इतिहासकार और पुरातत्वविदों ने इससे जुड़े विभिन्न आयामों का विश्लेषण करना प्रारंभ कर दिया था। इस विश्लेषण में एक विषय ऐसा है जिस पर 1920 से लेकर आज तक इतिहासकार और पुरातत्वविद ज्यादा कुछ नहीं कह सके। ये विषय है सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयोग होने वाली उनकी लिपि। 1920 के दशक से लेकर आज तक इतिहासकारों ने सिंधु घाटी की लिपि को पढ़ने के अनेकों प्रयास किए, लेकिन अभी तक कोई भी व्यक्ति इस लिपि को पढ़ने में सफल नहीं हो सका। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर वो क्या कारण हैं जिनके कारण इतिहासकार अभी तक इस लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं। नमस्कार, मैं दिव्य रघुवंशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। यदि हम पहले कारण की बात करें तो हम देखते हैं कि इस लिपि में लिखे गए शिलालेखों में जो भी चिन्ह पाए गए हैं उनकी संख्या बहुत ही कम है। इस लिपि का अधिकतर प्रयोग मोहरों पर किया जाता था। यदि हम इन मोहरों को देखें तो हम पाते हैं कि इनमें जो चिन्ह हैं उनकी संख्या लगभग 4 से 5 के बीच में है। इतिहासकारों ने इस लिपि में लिखा गया अब तक का सबसे बड़ा अभिलेख 26 अक्षरों का प्राप्त किया है। सिंधु घाटी सभ्यता की पूरी लिपि में अब तक 400 से 700 चिन्ह पाए गए हैं। हमारे पास अब तक जो भी अभिलेख उपस्थित हैं, उनमें चिन्हों की संख्या बहुत कम है और इन्हीं संक्षिप्त शिलालेखों के कारण इस लिपि को पढ़ पाना बेहद ही कठिन है। इस लिपि को और गहराई से समझने के लिए हमें 3 अन्य लिपियों को समझना होगा जिन्हें इतिहासकारों ने पढ़ने में सफलता हासिल की है। पहले ब्राह्मी लिपि, दूसरी प्राचीन मिस्र की लिपि और तीसरी है मेसोपोटामिया या फारस की लिपि। इन तीनों शिलालेखों में लिखी गई लिपियों को अगर हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि ये शिलालेख बहुत ही ज्यादा विशाल हैं और इनमें एक साथ बहुत से चिन्हों का प्रयोग किया गया है। इतने बड़े शिलालेख होने के कारण इतिहासकार इस लिपि को समझने में सफल रहे हैं। परंतु वहीं अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो सिंधु घाटी की सभ्यता से अब तक कोई भी बड़ा शिलालेख प्राप्त नहीं हुआ है, जिस कारण इस लिपि को पढ़ने में अभी तक सफलता प्राप्त नहीं हुई है। यदि हम दूसरे कारण की बात करें तो हम पाते हैं कि हमारे पास इस लिपि में लिखा गया कोई भी ऐसा अभिलेख नहीं है जिनमें अन्य किसी लिपि का विशेष रूप से प्रयोग किया गया हो। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें कि कैसे हमने प्राचीन मिस्र की लिपि को समझने में सफलता हासिल की है, तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है रोजेटा स्टोन। दोस्तों, रोजेटा स्टोन में 3 लिपियां उत्कीर्ण की गई हैं। इनमें एक तो प्राचीन मिस्र की लिपि है और दूसरी प्राचीन यूनान की लिपि। इस रोजेटा स्टोन पर कुछ भी प्राचीन मिस्र की लिपि में लिखा गया था उसका ट्रांसलेट उसी के नीचे इस पत्थर पर यूनान की प्राचीन भाषा में भी किया गया था, जिस कारण इसे सफलतापूर्वक पढ़ा जा सका है। ठीक इसी प्रकार जब जेम्स प्रिंसेप खरोष्टी लिपि को पढ़ने का प्रयास कर रहे थे तब उनके पास इंडो ग्रीक्स के सिक्के थे जिनमें एक साथ खरोष्टी और यूनानी लिपि में लिखा गया था। क्योंकि जेम्स प्रिंसेप इस प्राचीन यूनान लिपि को पहले से ही पढ़ना जानते थे, इसीलिए उन्होंने खरोष्टी लिपि को पढ़ने में भी सफलता प्राप्त की। वहीं हम सिंधु घाटी सभ्यता में लिखे गए अभिलेखों को देखें तो हम पाते हैं कि अभिलेखों में कोई और ऐसी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है जिसे हम अभी तक पढ़ सकते हो। यदि हम तीसरे कारण की बात करें कि आखिर क्यों हम सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ नहीं सके, तो इसका एक प्रमुख कारण यह है कि हम सिंधु घाटी सभ्यता में बोली जाने वाली भाषा को नहीं जानते हैं। इतिहासकारों के बीच में बहुत गहरा विवाद है कि इस सभ्यता में आखिर कौन सी भाषा बोली जाती थी। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इस सभ्यता में द्रविड़ भाषा बोली जाती थी, तो वहीं कुछ मानते हैं कि इसमें इंडो आर्यन भाषा का प्रयोग किया जाता था। इसी विवाद
और इसी अस्पष्टता के कारण हम इस लिपि को पढ़ने में अभी तक असफल रहे हैं। भाषा की अज्ञानता के कारण इस लिपि को पढ़ पाना भी कठिन है। यदि हम चौथे कारण की बात करें कि आखिर क्यों हम इस लिपि को नहीं पढ़ सके, तो इसका एक प्रमुख कारण ये भी है कि हमें ये बात पता ही नहीं है कि आखिर किस संदर्भ में इस लिपि का प्रयोग किया गया था। इसी कारण हम इस लिपि को अभी तक पढ़ नहीं सके हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें। कल फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।